अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए इंतखाबी दंगल जो है वो अब सजने को है, क्योंकि आस्तीनें चढ़ाकर हमारे सियासतदान और तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है और 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे, जिसके बाद 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया होगी और इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि 2024 के इंतखाबात माजी के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ होंगे और क्या माजी की इंतखाबी रवायत से हमने कुछ सबक सीखा भी है या नहीं। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी वफाक के लिए, सूबों के लिए, और बिलखुसूस जब से बलूचिस्तान से खबरें आ रही हैं सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो जो निगरां वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने अपनी इस्तीफ़ा देकर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, तो अब ये महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी स्पेस जो है वो निकल रही है बलूचिस्तान में। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जुल्फ़िकार अदी बदर जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के और तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस हद तक मुख्तलिफ आप देखेंगे 2024 के इलेक्शंस को। पहले तो ये मैं ज़रा जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, 2024 के इलेक्शन बड़े चैलेंजिंग इलेक्शन है और इस सारे इलेक्शन के ऊपर मुल्क का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। बिकॉज आपकी सियासी इस्तेकाम और आपका मुआशी इस्तेकाम इस इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इस इलेक्शन का फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है और तमाम फैसला करने वाली कुव्वतें और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इस चीज के ख्वाह हैं कि इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। अगर इसमें कोई शख्स या कोई इदारा या कोई ऐसा डंडी मारने की कोशिश करेगा तो वो इस मुल्क का नुकसान करेगा। बिकॉज इस मुल्क में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का अब होना बहुत ही लाजिम है इस वक्त में। ठीक है, ये तो आप सारा का सारा जो है वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। लेकिन ये इलेक्शन से पहले जो सियासी जोड़ तोड़ चल रही है और ऐसी सियासी जोड़ तोड़ चल रही है कि जो कभी लोगों के जहनों में भी ना हो, इसको आप क्या सिद्धांतों को आप क्यों पाक कर लेते हैं सिर्फ जोड़ तोड़ के हवाले से और सारा का सारा जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। देखिए, अगर तो कोई उम्मीदवार ऐसा है जो कि एक पार्टी को छोड़ के या दूसरी पार्टी में आया और उसका कोई इख्तलाफ है उस पार्टी के साथ और उस पार्टी को अलविदा कह के वो किसी पार्टी में आता है और अपना सियासी कैरियर वो जारी रखना चाहता है, तो पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो लोग मुफाद परस्त हैं या इलेक्टेबल्स के नाम पे अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो जब पार्टियों में जाते हैं तो वो पार्टीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उनको अवाम में से भी पजराई नहीं मिलती। कि आपने देखा होगा कि 20 लोग जो पीटीआई छोड़ के नून लीग में आए थे, वो 20 के 20 को बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को भी डेंट पड़ा और वो लोग भी इलेक्शन हार गए। इस टाइम पे ये सोचने की जरूरत है कि ये जो लोगों की जोड़ तोड़ चल रही है और जब पॉलिटिकल पार्टियों में आ रही है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना फ्यूचर की अलाइनमेंट करनी है तमाम लोगों ने। नहीं अगेन सर अगेन ही कह रहे हैं। लेकिन ये भी बताइए ना कि अगर निगरां वजीर दाखिला, मैं बात करूं बलूचिस्तान में, वो इलेक्शन शेड्यूल से एक दिन पहले इस्तीफा देकर उन्होंने तो पूरे एंजॉय किया अपने टेन्योर को निगरां कैबिनेट के अंदर भी और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के अंदर, और यकीनी तौर से अगर पीपल्स पार्टी के अंदर आए हैं तो कुछ अंडरटेकिंग होगी आगे इलेक्शन। अगर और ये कभी उम्मीद है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनने जा रही है तो वहां पर कुछ अपनी पोजीशन भी रिजर्व करना। तो मैं इस सियासत को मैं कह रहा हूं कि ये सियासत बड़ी जस्टिफाई करती है हम लोगों के लिए। माजी की बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिसके लोग केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर होते थे। पहले तो ऐसा होता था कि केयर टेकर मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को अलाउ होता था कि वो अपनी पोजीशन पे रह के इलेक्शन लड़े। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि केयर टेकर मिनिस्टर बने, लेकिन जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होने वाला होता था उससे पहले इस्तीफा देके इलेक्शन लड़ते थे, क्योंकि वो सियासी लोग होते थे और उन्होंने अपना सियासी कैरियर
आगे चलाना होता था। तो और फिर हम कैसे इम्पार्शियल समझ सकते हैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जनाब वो केयर टेकर सेटअप के अंदर बड़े इम्पार्शियल रहे होंगे? सर मुझे ये बता देना फिर। देखिए, जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर गए हैं, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं था, और जब उन्होंने कोई फैसला किया तो वो उनका अपना जाती फैसला था, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना ही बेहतर समझा, बिकॉज वहां पे ग्राउंड पे उनको समझ आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब यौम तहसीस का जलसा किया था कोयटा में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर एक अवाम की बहुत बड़ी तादाद की मोबिलाइजेशन हुई, तो हालात चेंज हो गए। अगर वो जलसा वहां पे ना होता तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे और रुके हुए थे, वो उनको किसी ना किसी वजह से तहफ्फुज था या कोई ग्राउंड रियलिटी को देख के, लेकिन उस यौम तहसीस के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड को क्लियर कर लिया और माइंड बना लिया कि पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करनी है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात की तवज्जो दिलाता रहूं, बहुत सारे ऐसे लोग जो माजी में पॉलिटिकल हुकूमतों के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं और कई प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, आज भी वो हुकूमत के अंदर बैठे हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो उनका टिल्ट है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, वो तो पार्टी छोड़ के इलेक्शन नहीं लड़े, उनको तो चाहिए था, और हुकूमत के अंदर भी चाहिए था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आए, जब आपका किसी एक शख्सियत या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, तो आपको इखलाकी तौर पे मॉरली ये चाहिए कि इस्तीफा देके छोड़ दें और ऐसे न्यूट्रल लोग आके हुकूमत में बैठे जो कि न्यूट्रलिटी जिनकी नजर आती हो, जिनका यहाँ भी ये काम इलेक्शन कमीशन को करना पड़ रहा है ना, उन्होंने निकाले है ना, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दें, जो नून लीग के कैंप की बात हो रही थी। ये मुझे बताइए कि पंजाब में क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आप लोग? अभी तक तो कुछ भी नहीं छोड़ के गया, अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, पंजाब में क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पंजाब में लोगों की तवक्कुआत से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और पीपल्स पार्टी अच्छा कमबैक करेगी। बहुत सारी सीटों पे जिस पे लोगों को लग रहा है कि मुकाबला नहीं है या वन साइडेड है, वहां पे पीपल्स पार्टी अच्छे कैंडिडेट लेके आ रही है और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी फिजा बनेगी लाहौर में भी और पूरे पंजाब में भी, और पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर और ज्यादा सीटें लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ मौजूद थे। और देखना यह है कि पीपल्स पार्टी, PMLN, इस्तेहकाम पार्टी और दीगर सियासी जमातें जो इतना दमखम मार रही हैं, ये सरप्राइज़ क्या देती हैं और 2024 के इंतखाबात माजी के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ होंगे। एक ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद रुख करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज का, जहां ये हफ्ता सरमायाकारों के लिए बड़ा पुरआशोब गुजरा। जफर मोती हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब रुख करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहां ये हफ्ता इन्वेस्टर्स पर बड़ा भारी गुजरा। मजमूई तौर पर बेंचमार्क 100 इंडेक्स इस 5 ट्रेडिंग सेशंस में 4424 पॉइंट्स विच इज अराउंड 6.84% इंडेक्स गिर गया। ऐसे वक्त में कि जब एक बड़ी बाइंग स्प्री थी मार्केट में, इलेक्शन के हवाले से, सियासी हालात जो है उनमें बेहतरी के हवाले से, फिर आपके जो मईशत के जो हमारे मुआशी इशारे हैं उनके बेहतरी होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हर दूसरे रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रही थी। उसके बाद हमने देखा कि एक ब्लड बाथ हुआ। क्या हुआ, क्यों मार्केट इतनी गिरी और आगे क्या इस वक्त देखा जा रहा है? जफर मोती जो कि मारूफ स्टॉक ब्रोकर हैं और मेंबर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर साहब, ये बताइए, ये हफ्ता बड़ा 4424 पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में आपके 100 इंडेक्स के। क्यों मार्केट इतनी गिरी, क्या गिरावट रही, वजह क्या थी? इमरान, आपको शुरू करना पड़ेगा इस हफ्ते को अलोन एक नहीं देखना पड़ेगा, सीरीज ऑफ इवेंट्स देखने पड़ेंगे। और सीरीज ऑफ इवेंट्स में आप ये 2 महीने 3 महीने की तेजी को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एक मार्केट कंटिन्यूस बढ़ी है, 2.5 और 3 के पी मल्टीपल से बढ़कर 4, 4.25 हुई है, अपना 4.5 तक भी पहुंची है, कई स्क्रिप्ट्स है। पी मल्टीपल अभी भी चीप था, लेकिन अपना जो था उन कंपनियों के अगर आप देखें
कि प्रॉफिट ऐसे माइंड ब्लोइंग है और रिजर्व्स और प्रॉफिट्स इतने ज्यादा हैं कि वो इतने सस्ते मिल रहे हैं, तो इसमें सर्कुलर डेट भी आएगी, इसमें हमारी इकोनॉमी की भी खराबियां नजर आ रही थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो अंडर प्राइस थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल पर आ रही थी और अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो चुका था। आप देखें कि जो 4,400 आप कम ही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि 67,000 को भी लेवल को क्रॉस किया गया। तो जब एक स्पीड से, जिस स्पीड से ये हुआ है, तो जाहिर है इसमें करेक्शन आएगी। फिर अभी जो लेकिन जफर साहब, करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल होती है मार्केट में, लेकिन इस तरह की करेक्शन थोड़ी कि 2-2,500 पॉइंट्स मार्केट एक ही दिन में गिर जाए और लोगों के हाथ पैर फूल जाए। तो ये मतलब आप इसको सिर्फ टेक्निकल करेक्शन कहेंगे या फंडामेंटल्स तो मार्केट के बड़े अच्छे इस वक्त नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं माइक्रो लेवल में फंडामेंटल्स नो डाउट बड़े अच्छे हैं। मैक्रो लेवल पर अब थोड़े फंडामेंटल्स को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। जनवरी से इलेक्शन की जो खबरें हैं और जिस तरह आपके चैनल चला रहे हैं, जो खतरात हैं, जो इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो एक इन्वेस्टर को तशवीश देता है। तो वो तो हमेशा होता है, वो तो हर इलेक्शन में होता है जफर साहब, हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। दूसरा आप नहीं देख रहे कि दिसंबर क्लोजिंग के वक्त फॉरेन फंड्स की लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट की जगह वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, वो आते हैं वापस 5 जनवरी को, फिर अपनी क्लोजिंग करती हैं। और बैंकों को भी जिन्होंने कर्जे से स्टॉक्स उठाए होते हैं उनकी तरफ से बैंक से उनको पुश आता है कि भाई आप अपने ऑफलोड करें स्टॉक्स ताकि हमको क्लियरेंस मिले। फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, आप ये देखें सबकी क्लोजिंग होती है दिसंबर में, तो ये सब जो है स्लो डाउन हो जाते हैं या ज्यादातर सेलिंग पर आते हैं। यानी बैंक्स हो गए सर, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जिनका जो है फिस्कल ईयर कंप्लीट होता है दिसंबर में, वो अपनी क्लोजिंग की वजह से अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करते हैं। फिर दूसरा, ये जो रेडी फ्यूचर्स में कहा जा रहा है कि आपका जो बदला है उसका 37% तक चला गया था, और बदले का जो है वो बड़ा बदला फाइनेंसिंग जो है उसका रेट बहुत उसने बड़ा हैम्पर किया इस वक्त मार्केट को। इस पर क्या कहेंगे? यही एक आपको आखिरी बताने वाला था कि अगले हफ्ते में 4 दिन वर्किंग होंगे जिसमें बदले को सुलटाना होगा फ्यूचर के। तो वो 42 अरब से ऊपर है, और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, पहले तो आप इसको भी कंसिडर करें कि 22% तो गवर्नमेंट का हो गया जी। इसके ऊपर जो स्प्रेड लेगा थोड़ा बहुत, तो वो उसको लेना चाहिए था। अगर बैंक से उसने कर्जा लिया है तो 25 पे उसको मिला सर्विसेज चार्जेस लगाकर, तो वो 30 पर तो नॉर्मल हो ही जाता था। मतलब 8% के ऊपर तो कैप है ना, 30 के ऊपर तो कैप है ना, 30 के ऊपर कैप है। लेकिन उसका ये हुआ कि जो अब नए इन्वेस्टर्स आते हैं, स्पेशली हम इसको कंसिडर करेंगे लाहौर फिनोमेना, कि लाहौर के लोगों की जो बाइंग थी उसे यही समझाया जा रहा था कि भाई ये इंटरेस्ट रेट तो फीजेबल नहीं है, लेकिन वो बाइंग की स्प्री पे ऐसे थे कि फिर उनको थोड़ा बहुत ऑफलोड करना पड़ा। फिर अभी आप देखिए कि जो इलेक्शंस की टर्मिनोलॉजीज और जो एक दूसरे की टैक्टिक्स है, वो लोगों को, इन्वेस्टर्स को शक व शुबात में डाल रहे हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, 8 फरवरी को कुछ नहीं होगा, 8 फरवरी को सिर्फ इलेक्शन होंगे, दैट्स इट। ये तो आप जरा खातिर जमा रखें इसके ऊपर। आप अपनी चीजें जो है वो इलेक्शन में और इन चीजों में डाल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगले 4 सेशन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे दिसंबर क्लोजिंग से पहले, तो जरा ये बदला रेट को जहन में रखते हुए और फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या ये सेलिंग प्रेशर जो है ये बरकरार रहेगा? अभी देखिए, सेलिंग प्रेशर तो बरकरार रहेगा। मैंने हर प्रोग्राम में, हर चैनल पे यही कहा है कि आपको अब अच्छी बाइंग स्प्री जो नजर आएगी नेक्स्ट ईयर नजर आएगी। फिस्कल ईयर हमारा वही जून होता है, लेकिन दिसंबर क्लोजिंग एक अहम एलिमेंट होता है। तो वो जो अहम एलिमेंट है, उसके बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे 3 महीने के अंदर, क्वार्टरली वाले। तो वो जो होंगे वो इतने अच्छे होंगे कि आपको स्प्री, जो बाइंग स्प्री मिलेगी जनवरी में, प्रोवाइडेड आप चाहे कुछ भी करें। 8 फरवरी को जरूर इलेक्शन होंगे, लेकिन मोडस ऑपरेंडी किसी को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। ओके, व्हाट अबाउट मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैप इस वक्त क्या है सर? यार देखो, हम तो बहुत नीचे चले गए थे। 38,000 पॉइंट इस साल के स्टार्ट में हम लोग थे। 25 बिलियन डॉलर की थी, अब ये 32 बिलियन डॉलर की हुई है। कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 4 के पी मल्टीपल पर आज भी स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, और बड़े बड़े कंपनियों के स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी कंपनियों का, पे आउट वालों के। बस उनके सर पर ये जो सर्कुलर डेट का ताज चढ़ा हुआ है वो उसको मार रहा है। और ये सर्कुलर डेट के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ पता नहीं, अभी भी निशानदेही नहीं है, क्योंकि
ये एक मसला जो है हमेशा क्रीप अप कर देता है Okay. और आ जाता है सामने। जफर साहब, ये मसला जफर साहब, क्या- एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, आपका जो 100 इंडेक्स है, बेंचमार्क 100 इंडेक्स, किस हद तक वो ट्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? क्योंकि वो हैवी वेट है बिकॉज ऑफ ऑयल सेक्टर, हैवी वेट है बिकॉज ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्वेंट्री गेन्स के चक्कर में यहाँ पे भी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और आपका जो इंडेक्स है वो अप्रिशिएट होता है। पॉलिसी रेट बढ़ता है 22%, आपका बैंकिंग सेक्टर जो है वो दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन देयर इंटरेस्ट इनकम। ये दोनों चीजें जो हैं आपके 100 इंडेक्स को ऊपर लेकर जाती हैं, लेकिन सेम टाइम ये आपकी रियल इकोनॉमी का बिठा देती हैं, उसके लिए जहर कातिल हैं। तो किस हद तक हम समझ सकते हैं कि PSX 100 इंडेक्स जो है वो ट्रू रिफ्लेक्टिव है, वो सही रिफ्लेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को? देखिए, हमारे स्क्रिप्ट जो है ना, हमारे जो रूल्स हैं वो है हर सेक्टर से आप एक स्क्रिप्ट उठाएं जो टॉप हो। तो वो हर सेक्टर में जो 80s में लिस्टेड कंपनियां हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गई, टेक्सटाइल्स हो गए, तो वो बहुत छोटी कंपनियां हैं। तो जाहिर है जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनियां होंगी, जो बड़े बैंक्स हैं, वो टॉप हैवी होंगे इंडेक्स में। जब वो टॉप हैवी हैं तो उनका यानी से या उनकी पावर या उनकी वेट जो है ज्यादा है। तो वेट ज्यादा है तो ये जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको लॉपसाइडेड नहीं कह सकते। हाँ, अगर हम ये कर दें कि भाई जो स्क्रिप्ट्स, जो सेक्टर्स बहुत छोटे रह गए, जिसमें वॉलंटरली डीलिस्टिंग बहुत हुई हैं, जिसको अब होना नहीं चाहिए मार्केट में, तो उनको एग्जिट दे दें और ये सिर्फ बड़ा इंडेक्स बना दें, चाहे वो टॉप 50 का बना दें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इंडेक्स हो जो रिफ्लेक्टिव हो। दूसरा ना, मतलब ये तो पॉइंट आप कह रहे हैं ना कि बीइंग स्टॉक ब्रोकर, और आप ये कह रहे हैं कि आपका इस वक्त रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं है। ये जो हमारे सियासतदान हमेशा कहते हैं हमने हमारे दौर में इंडेक्स जो है वो 57,000 पहुंच गया, 60,000 पहुंच गया, जरा इससे निकले लोग बाहर। दूसरा ये मुझे बताइएगा कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर बेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा? जफर साहब, आप इतने अरसे से जो है इस मार्केट में, अब बहुत अरसे आप जो है वो बोर्ड के ऊपर भी रहे, मार्केट बेस, रियल इन्वेस्टर बेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा आपकी मार्केट का? देखो, हमने एक ग्रुप बनाया था सार्क वालों का, साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। वो मिलते रहते थे हम लोग। तो जब पाकिस्तान में होती थी तो इंडियंस नहीं आते, तो इंडिया में होती थी तो हमको जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, तो हम लोग ज्यादातर श्रीलंका में मिलते थे। तो श्रीलंका में बांग्लादेश का CDC का हेड आया था। उसने एक छोटे से लैपटॉप पर, पूरा दिन वो गोल्फ खेलता था, उस छोटे से लैपटॉप पर बताया कि उसके पास 30 लाख अकाउंट्स हैं बंगालीज के CDC में। हमारे पास CDC में अकाउंट वन टाइमर भी हैं, पुरानी हाउसेस भी हैं, पुराना फैमिली के बिजनेस वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं है। उसकी मेन वजह आपको एजुकेशन तो नजर आ ही रही है कि भाई वो जब जिस मुल्क में उस्तादों को ही कुछ पता नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो वो एजुकेशन नहीं है। मुझे अभी तक याद है कि कभी अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती थी तो मेरे वालिद या मेरे दादा के साथ मैं ऑफिस आ रहा होता था, तो वो टैक्सी वाले को ये बोलते थे स्टेट बैंक ले चलो, क्योंकि नोबडी न्यू अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। स्टेट बैंक के पीछे गली में कौन है, क्या है, किसी को पता नहीं, जबकि कुछ जमीन हमारी स्टॉक एक्सचेंज की स्टेट बैंक है। चलें सर, अगला हफ्ता देखते हैं, अगला हफ्ता देखते हैं अगला हफ्ता कैसा रहता है, फिर उसके बाद आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और सारी चीजें दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे आपसे इस पूरे पैराए में। बहुत बहुत शुक्रिया, जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही है कि अगला हफ्ता यानी जो 4 सेशंस रहते हैं उसमें भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने में आएगा। एक छोटे सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन होने हैं और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबी गहमा गहमी अब उसका आगाज़ हो चुका है। नॉमिनेशन पेपर्स के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं और उसके बाद जो एक अहम चीज़ आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक हल्के से ज़ायद जगहों से इलेक्शन लड़ते हैं। अब बात सारी ये है कि अगर वो जीत जाते हैं एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो जहाँ से वो जीतेंगे वो सीट उनको खाली करना पड़ेगी और उन हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मसला ये है कि ये ज़िमनी इंतखाब जो है इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर का पड़ता है। तो ये टैक्स पेयर के जो पैसा है ये उसका भी ज़िया है और उसके साथ साथ जो इलेक्शन की शफाफियत है
जो ट्रांसपेरेंसी है, या आप समझ लें कि जिस तरीके से आइडियली दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं, ये उसको भी मुतासिर करता है। तो अब इसमें जो एक अहम चीज़ देखने में आई, पिल्डैट ने इसकी मुखालफत की, इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पिल्डैट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड ट्रांसपेरेंसी, और उसके साथ साथ UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कहना यही है कि जनाब, एक उम्मीदवार को एक से ज़ायद हलकों से लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 हों, क्योंकि बरतानिया में भी इसके ऊपर पाबंदी है और दुनिया के कई ममालिक में जो है वो 2 से ज़ायद में आप लड़ नहीं सकते। फैफन जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, उसकी चेयरपर्सन मुसर्रत कदीम साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि फैफन इसके ऊपर क्या राय रखता है। जी बहुत शुक्रिया मुसर्रत कदीम साहबा आपका। ये जो एक उम्मीदवार को कई हलकों से लड़ने की इजाज़त मिल जाती है, आप क्या समझती हैं? क्या आप भी पिल्डैट और UNDP की तरह समझती हैं कि जनाब आइन के आर्टिकल 223 में तरमीम होनी चाहिए और इसको महदूद करना चाहिए? बिल्कुल जी, पिल्डैट और UNDP ने बिल्कुल सही इस वक्त जो बात की है। और मुझे अभी भी याद है, आज से कोई आई थिंक 5-6 इयर्स अगो हमने इसको टेकअप किया था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन इलेक्शन, तो उनके साथ हमने ये टेकअप किया था कि देखें, आपने जैसे बात की, इलेक्शन कमीशन जो है उसने एस्टिमेट लगाया है 2.7 मिलियन का, जो कि जो भी कंडक्ट करेंगे बाय इलेक्शंस उन हल्कों में जो कि उन्होंने वहां से विन किया है और फिर उसको वेकेट करेंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए जो है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस पे सरोपेकार है। वी आर फेसिंग आई थिंक क्वाइट मल्टीपल चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि जब आप कोई भी कंटेस्ट करता है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो आप अगर देखें तो वो एक इनहेरेंट इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है पोल के कंपटीशन में, क्योंकि ये फेवर करते हैं उन लोगों को जिनके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं और वो जो हैं वो हमेशा जाहिर है कि बहुत सी जब सीटों पर जीतेंगे तो वो कैंडिडेट जिन्होंने उनको वोट दिया होता है और जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते इन सीटों पर लड़ने के लिए, तो वो साइड लाइन हो जाते हैं। मे बी दे आर मोर केपेबल, अगर आप इस बात को देखें, और इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक आइडियली जो है सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, उनको जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं और उनका बेशक जो भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंटेस्टिंग इलेक्शन दे हैव ऑल द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक बंदा जो है वो 4-5 हलकों से वो कैंडिडेट बनेगा, तो नेचुरली बाकियों का हक तो चला जाता है और फिर वो जो वोटर है उसके जो है जज्बात पे भी मेरा ख्याल है बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और उसका जो ट्रस्ट है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमारे लोग बड़े एंथुजियास्टिक हैं इलेक्शन में आने के लिए एज वोटर्स, एज कैंडिडेट, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन जो है वो समहाउ एक जमहूरी अमल पे उनका जो ट्रस्ट है वो कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, आपने जैसे फरमाया कि जिनके पास वसाइल वो ज़ाहिर है कि इस तरह की प्रैक्टिस, अब मिसाल पाकिस्तान में आप ले लें कि लास्ट जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और बानी चेयरमैन PTI वो 8 हलकों से खड़े हुए थे और उन्होंने जीती थी वो सारी सीटें, और उसके बाद वो ज़ाहिर है कि वो उनको फिर छोड़ना भी पड़ी थी, वो असेंबली के अंदर भी नहीं गए थे। तो इस सारी प्रैक्टिस से नुकसान तो टैक्स पेयर मनी का हुआ ना, और दूसरा ये कि वो पार्टीज जो हैं वो फंड देती हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं हो। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि सियासी हमारे जो कायदीन है वो एक से ज़ायद मल्टीपल जो है वो हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये तो उनको सूट करता है, फिर ये क्यों वो ख़त्म करेंगे? लेकिन मैं आपकी बात, मेरा ख्याल है उसका क्रक्स समझ गई हूँ कि नेचुरली जो लीडर है उनको तो अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और लीडरशिप की कैरिस्मे के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि इवन इफ दे कंटेस्ट फ्रॉम वन इलेक्शन दे विल बी द विनर्स। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि क्या हमारा जो है पॉलिटिकल कल्चर मतलब इससे मुतासर होता है, जमहूरी अमल जो है वीक पड़ जाता है, क्योंकि लोगों का
ट्रस्ट जो है उसके ऊपर नेचुरली वो कम होता जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहिए कि वो लिमिट करें द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे आपने कहा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, हमारे इसी खिते में 2 ममालिक हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को सिर्फ 2 जगह से कंटेस्ट किया जा सकता है। और अगर आपको याद होगा तो जमात इस्लामी के एमएनए ने प्राइवेट बिल पास किया था जो कि जाहिर है कि इट कुड नॉट पास थ्रू द होल प्रोसेस। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, रादर आई वुड से कि इट इज क्रूशियल कि हमारा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बने, जो बेशक किसी भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट से हो, वो एक स्टेप ले, मतलब एक डेफिनेटिव स्टेप ले के अमेंड करें आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो अमेंडमेंट है इसको लिमिट करना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट बने तो इसको लिमिट करना चाहिए, कैंडिडेट जो कि कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन 2 सीट से ज्यादा ना करें। और ये जो आपने अभी बात की इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक भी है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं स्पेशली जो टैक्स पेयर की मनी है, हम इसको इतने बेदर्दी के साथ जो है नहीं पामाल कर सकते, नहीं इस तरह से मिसयूज कर। ठीक है, मुमकिन है कि इस चीज़ के ऊपर आगे आने वाली हुकूमत जो है वो गौर करे, करना ज़रूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मुसर्रत कदीम साहबा जो कि चेयरपर्सन है फाफिन की, और कि ये चीज़ हमारे सियासतदानों को और बिलखुसूस हमारी सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनको सूट करती है। अब देखना यह है कि इस मामले को जब पिलडैट उठा रहा है, इस मामले को यूएनडीपी उठा रहा है, और इसी साथ साथ इस मामले को अगर फैफिन भी उठाता है तो आगे सूरत हाल किस हद तक बेहतर हो सकती है, गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।